लोगों ने कहा, स्कूटी पर आदि कैलाश। हमने कहा, साहब हिम्मत किसी शोरूम में नहीं मिलती। बाइक छोटी थी, सफ़र बड़ा और हौसला सबसे ऊंचा, क्योंकि आगे इंतज़ार कर रहे थे स्वयं भोलेनाथ। 100 सीसी का इंजन, पर सपना हिमालय जितना बड़ा, क्योंकि महादेव के दर्शन की लालसा सबसे ऊंची थी। पहिए 2 थे और हौसला अनगिनत, क्योंकि हटीलों की हट थी महादेव से मिलने की। हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। रात्रि का विश्राम धारचूला में करने के बाद अगले दिन सुबह सुबह हम तैयार थे अपने बैग और इनर लाइन परमिट के साथ आदि कैलाश के दर्शनों के लिए। सुबह का अंधेरा अभी छटा भी नहीं था कि हमने अपने वाहन स्टार्ट कर दिए। धारचूला की ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी और सामने था वो रास्ता जिसका सपना हम महीनों से देख रहे थे। धारचूला से गुंजी लगभग 90 किलोमीटर और गुंजी से फिर जोलिंगकोंग लगभग 30 किलोमीटर। लेकिन मौसम के चलते कभी कभी गुंजी तक पहुंचने में ही पूरा दिन लग जाता है। हमारा उद्देश्य तो आज ही आदि कैलाश के दर्शन करने का था, तो हमने अपनी आज की यात्रा का श्री गणेश किया। और यहाँ पर तो सारे ही हिमाच्छादित पर्वत कैलाश ही दिखते हैं और इस सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं है। आज के सूर्यदेव निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बादलों ने थोड़ा ढका हुआ। सामने बर्फ वाले पहाड़। बोले शंकर भगवान की जय। धारचूला से आदि कैलाश की ये यात्रा, जहाँ हर मोड़ पर एक नई चुनौती और एक नया नज़ारा हमारा इंतज़ार करेगा। अरे महादेव का रुद्राभिषेक हो रहा है यहाँ पे। पहाड़ देवता, पर्वत देवता सब एकत्रित हुए हैं महादेव का अभिषेक करने के लिए। हर हर महादेव। वो रास्ता जहाँ गाड़ियाँ भी सोच समझकर चलती हैं, वहाँ हम 2 पहियों पर निकल पड़े। दिल में हौसला और धैर्य और आंखों में आदि कैलाश था। बीच में ऐसे पैचेस बहुत मिल रहे हैं। रास्ता खराब है। अभी तो खैर बारिश होती भी है, लेकिन बारिश में ये रास्ते और खतरनाक हो जाएंगे। धारचूला पीछे छूट रहा था और काली नदी हमारे साथ साथ बह रही थी। और ये यहाँ पे वही गांव है जो बहुत पहले डूब चुका था। मतलब यहाँ पे एक आपदा आई थी और इस जगह, इस साइड, यहाँ पे पूरा गांव तबाह हो गया था। काफ़ी लोग मरे थे उस टाइम पे। तवा घाट में धौली गंगा और काली नदी का संगम होता है। तवा घाट, नारायण आश्रम, मालपा, बूदी, एक एक करके यह पड़ाव पार होते जाते हैं। घबराना नहीं, घबराना नहीं। देखिए ऐसे होती है लैंडस्लाइड। बारिश के टाइम पे कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे बच के चलें, कुछ नहीं पता हमारे कुकर्मों का क्या हिसाब कहाँ पे हो जाए। सामने श्वेत धवल, जहाँ लोग 350 सीसी, 650 सीसी की दमदार बाइक्स या मजबूत गाड़ियों में आते हैं, वहाँ हम पहुँचे अपनी छोटी छोटी बाइक पर, स्प्लेंडर, पल्सर और मैं स्वयं एक स्कूटी पर। किसी ने कहा था, इतने ऊंचे और कठिन रास्ते पर स्कूटी, पागल हो क्या? तो हमने बस इतना कहा। परंतु ये भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। रास्ता बाइक के इंजन से नहीं, व्यक्ति के हौसले से तय होता है।
न बड़ी बाइक थी न महंगी गाड़ी, बस एक आम आदमी का सपना और उस सपने को पूरा करने की हट। और फिर आया वो रास्ता जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। एस बैंड। एक तरफ आसमान छूता पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई और बीच में एक पतली सी सड़क जो अंग्रेजी के एस की तरह घूमती चली जाती है। लोग कहते हैं कि 650 सीसी चाहिए यहाँ पे एस बैंड पे, लेकिन तुम्हें हमारा अभिमान जिंदा रखना। हर हर महादेव। यहाँ बाइक का हर मोड़ सोच समझकर लेना पड़ता है। एक गलती की भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन जो डर था वही रोमांच बन गया। एस बैंड पार करना सिर्फ एक रास्ता पार करना नहीं था, यह अपने डर को पार करना था। शाबाश। अरे ये देखो चढ़ गई पल्सर, वो स्प्लेंडर, ये तो चला एवेंजर है। ओह ओह, पीछे पीछे आराम से, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। मुझे लग रहा था ये भारी गाड़ियाँ स्कूटी और वही लेके आनी चाहिए थी। हाँ, आराम से। ब्रेक मारो, ब्रेक लो, ब्रेक लो, ब्रेक लो, ब्रेक लो। चलो चलो चलो। अरे इतना तो स्कूटी में ही है बस। अरे राम रे, आराम से, पहले इधर किनारे से ला, किनारे से। वो पीछे था ना। अरे लाडले चढ़ गई। ये है काली नदी और ये है एस बैंड। ये जा रही है, ये तो खैर उतरती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बारिश के टाइम यहाँ हो तो आना मत यहाँ। अरे ये एस बैंड से निकलते ही प्राकृतिक स्नान है यहाँ पे, सब धुलेंगे सब। वो पहन लो अपने, नहीं तो जल्दी से स्पीड में खींच दे। पता नहीं कितने छोटे छोटे गांवों से गुजरते हुए हम आगे बढ़ते रहे। बहुत ऊपर से आता हुआ और सूर्य देव ने दर्शन दिए। ओम सूर्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम पूषणे नमः, ओम रविये नमः। बचते हैं। और ये देखिए, डिंग 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 डिंग। यहाँ गोल 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 और इधर फ्रेश फ्रेश फ्रेश। पर मुझे लगा हार्ड वही था, इनिशियल पार्टी हार्ड लगता है पहला चेक पोस्ट आ चुका है। ओहो, दिखा देते हैं फिर क्या बात है। चिया लेक। धीरे धीरे वनस्पति कम होती जाती है और पहाड़ गंजे और ऊंचे होते जाते हैं।
गुंजी पहुंचने से पहले 6 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल कच्चा था। अभी यहाँ काम चल ही रहा है। और इन पत्थरों पर चलकर आते अंदर तक हिल चुकी थी। ये आ गया है मोड़। मुश्किल रास्तों को पार करते हुए हम पहुंचे गुंजी, जहां से 2 रास्ते निकलते हैं, एक ओम पर्वत की ओर और दूसरा हमारी मंजिल आदि कैलाश की ओर। अधिकतर यात्री एक रात्रि यहाँ विश्राम करते हैं, एक्लेमेटाइज होने के लिए, मतलब शरीर को इस ऊंचाई, इस एल्टीट्यूड का अभ्यस्त बनाना। शरीर को धीरे धीरे यहाँ की कम ऑक्सीजन का अभ्यस्त होने देना ही एक्लेमेटाइजेशन कहलाता है। आसान भाषा में बोलूँ तो एक्लेमेटाइज होना यानी पहाड़ों से दोस्ती करना। जल्दबाजी यहाँ दुश्मन बन जाती है। इसलिए हम गुंजी से 3 किलोमीटर आगे नाबी में रुके और आज का सुबह का नाश्ता किया। ये आ गया नाबी। नीचे से गुंजी से 2-3 किलोमीटर दूर था। अभी यहाँ पे नाश्ता करेंगे। यहाँ के रंग बिरंगे घर, छतें और पीछे बड़े बड़े पहाड़, ऐसा लगा जैसे किसी पेंटिंग में चले आए हों। नाबी के लोग सादगी में जीते हैं, पर उनकी मुस्कान में वो अपनापन है जो शहरों में कहीं खो गया है। खतरों के खिलाड़ी। नाबी से कुटी का सफ़र और भी ऊंचाई पर ले गया। कहते हैं कुटी वही जगह है जिसका नाम पांडवों की माता कुंती से जुड़ा है। कुटी एक प्राचीन भोटिया बस्ती है जहां जीवन आज भी उसी सादगी से चलता है जैसे सदियों पहले चलता था। पांडव रहे वहाँ। ये नीचे पांडव किला और ये कुटी गांव भाई बहुत सुंदर है। मतलब गांव, उनके खेत, ओहो, जो भी खेती चल रही है उनकी, और वो पांडव किला ऊपर। चारों तरफ गंजे पहाड़, बहती नदी की आवाज़ और एक गहरी शांति। यहाँ प्रकृति हमारे सामने अपने सबसे शुद्ध रूप में थी। हर हर महादेव। अरे भैया महादेव महादेव महादेव। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। हर हर महादेव। अरे महादेव थोड़ी देर रोक लो। अबे अरे बंधुओं, ये तो बड़ी तेज आगे लग रहा है और तेज है। वो सारा भर चुका, फ्रेश है सब। जब यहीं पे इतनी हो रही है, अभी तो जोलिंगकोंग भी 5 किलोमीटर है यहाँ से। जोलिंगकोंग पहुँचते पहुँचते आसमान से सफ़ेद फूल बरसने लगे। बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई थी। ऐसा लगा जैसे महादेव खुद अपने बच्चों का स्वागत कर रहे हों। हर बर्फ़ का फाहा जैसे भोलेनाथ का आशीर्वाद बनकर हम पर गिर रहा था। बाइक की स्वच्छता के लिए 50 रुपए का एक कूपन कटवाना है।
और आखिरकार हम पहुंचे ज्योलिंगकोंग, आदि कैलाश का बेस कैंप। यहाँ से आगे का रास्ता पैदल तय होता है, हमारे अपने कदमों का और भगवान शिव के आशीर्वाद का। और फिर वो क्षण आया, ज्योलिंगकोंग से जैसे ही नज़र उठाई, सामने खड़े थे वो जिसके लिए महीनों की मेहनत थी और कई सौ किलोमीटर का सफ़र किया था। साक्षात आदि कैलाश। एक पल के लिए सांस थम गई, न कोई शब्द निकला, न कोई आवाज़, बस आंखें भर आई और हाथ अपने आप जुड़ गए। हवा इतनी ठंडी चल रही है, शीतलहर से भी शीतलहर है। और मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि जितने कपड़े लाए थे गर्म अपने साथ, सब बाहर निकल चुके हैं। महीनों की तैयारी, रातों की नींद, एस बैंड का डर, पत्थरों के रास्ते, बर्फ की ठंड, सब कुछ इस क्षण में सार्थक हो गया। सामने खड़े थे भोलेनाथ अपने भव्य रूप में, और हम उनके सामने एक छोटे बच्चे की तरह आंखों में आंसू लिए और हृदय में भक्ति लिए। अब यहाँ पार्किंग से ही रास्ता आगे एक मंदिर की ओर जाता है, जहाँ एक बड़ा सा त्रिशूल स्थापित है। यहाँ से आप पहाड़ के पीछे भीम की खेती और फिर पार्वती सरोवर जा सकते हैं। पार्वती सरोवर मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। पार्वती सरोवर तक यहाँ की कुछ गाड़ियाँ चलती हैं, जिसमें किराया देकर आप भी जा सकते हैं। और फिर बारी आती है गौरीकुंड की, जो कि आदि कैलाश के चरणों में स्थित है और जिसके लिए लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक चलना होता है। मौसम की स्थिति को देखते हुए हमने पहले गौरीकुंड जाने का निश्चय किया, क्योंकि वहाँ पल भर में मौसम बिगड़ जाता है और बर्फबारी और धुंध से रास्ता चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। अभी हम इधर ये मंदिर से ऊपर की तरफ, इधर गौरीकुंड की तरफ जा रहे हैं। वापस आएंगे इधर ऊपर, यहाँ पे भीम की खेती और पार्वती सरोवर है, तो फिर वहाँ जाएंगे ऊपर। अभी फ़िलहाल इधर चलते हैं। इस वक्त बिल्कुल साफ दर्शन है महादेव के। ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम था। 2 कदम चलते ही सांस फूल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कितने ही किलोमीटर चल दिए हों। थकान तो हो गई, एक तो ऑक्सीजन कम, ऊपर से और बर्फ फिर आ गई। अभी तो इतनी दूर आए हैं। हाँ। इससे बेटर ये है। उसकी क्या जरूरत है? इमरजेंसी के लिए लिया था। इमरजेंसी तुम लोगों के लिए क्यों पड़ेगी यार? इसको ट्रांसफार्मर फूक गया।
रास्ता कोई नहीं है, बस पत्थरों में से निकल के जाना है। बर्फ और शुरू हो गई है। महादेव कोहरे के बीच में है। अभी घाटी से इतनी दूर आए हैं। ये देखो, ये यहाँ से पहाड़ों से बर्फ लेके जा रहे हैं इधर। वो जल्दी आए होंगे ना, अभी और ऊपर जाना है। ऊपर लोग जाते हुए दिख रहे हैं, शायद इसके पार है। बस जो भी आए हल्के में मत लेना, ऑक्सीजन कम है, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है। 2-2 कदम फूक फूक कर रखने पड़ रहे हैं, सांस ली नहीं जा रही। कपूर लाए हैं, सूंघ रहे हैं, पता नहीं कितनी इफेक्टिव है, बट फिर भी थकान बहुत है। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए, ऊंचाई और ठंड से लड़ते हुए हम आगे बढ़ते रहे। फिर सामने आया वह दृश्य जिसके लिए यह पूरी यात्रा थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये यात्रा सिर्फ एक पहाड़ तक पहुंचने की नहीं थी, ये अपने आप तक पहुंचने की यात्रा थी। आराम से एक एक पैर। आदि कैलाश की तलहटी में बसा है एक शांत पवित्र सरोवर जिसे गौरीकुंड कहते हैं। इसका नीला हरा पानी इतना निर्मल और शांत है कि इसमें आदि कैलाश का पूरा प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे शिव और शक्ति आमने सामने हों। जब हवा रुकती है और सरोवर का पानी ठहर जाता है तो वो दृश्य किसी सपने से कम नहीं लगता। यहाँ की खामोशी में भी एक संगीत है। मान्यता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश मानसरोवर जा रहे थे तो उन्होंने कुछ समय इस आदि कैलाश की भूमि पर भी विश्राम किया था। इसलिए यह स्थान आदि यानी प्रथम कैलाश कहलाया। कहा जाता है कि जो श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर नहीं पहुंच पाते, उन्हें आदि कैलाश के दर्शन से वही पुण्य और वही आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह सिर्फ एक पर्वत नहीं, यह आस्था का वो शिखर है जहाँ पहुंचकर हर तीर्थ यात्री खुद को शिव के और समीप महसूस करता है। प्रकृति के दृश्यों के लिए कभी कभी शब्द कम पड़ जाते हैं, ये वही है। और देखो, महादेव के सीधे चरणों में है इस वक्त। आदि कैलाश यानी स्वयं शिव और गौरीकुंड यानी माँ पार्वती, दोनों का यहाँ एक साथ होना इस भूमि को शिव शक्ति का साक्षात संगम बना देता है। सूरज की पहली किरण जब इसकी बर्फीली चोटी को छूती है तो पूरा पर्वत सोने जैसा दमक उठता है। ऐसा लगता है जैसे स्वयं भोलेनाथ स्वर्ण मुकुट पहने बैठे हों।
अब समय रहते हमने नीचे की ओर उतरना शुरू किया और फिर से चढ़ना शुरू किया पार्वती सरोवर और मंदिर के लिए। बर्फबारी के साथ ठंड भी बढ़ गई थी। बीच में ही एक छोटी चमत्कारी और रहस्यमयी झील के दर्शन होते हैं जिसका नाम है भीम की खेती। मान्यता है कि पांडवों के अज्ञातवास में भीम ने इस जगह पर धान की खेती की थी, जिसके बाद से हर साल इस जगह पर धान स्वयं ही उग जाते हैं। लगभग 14,500 फीट की ऊंचाई पर जहां तापमान इतना कम होता है, बर्फ पड़ती है, वहां वनस्पति और पेड़ का कोई निशान नहीं। वहां इस झील में धान का खुद ही उगना किसी रहस्य से कम नहीं। एक बात और, ये धान कभी भी खाने के उपयोग में नहीं लाते। ये धान बस शिव पार्वती की पूजा प्रसाद रूप में चढ़ाया जाता है। इसलिए इस झील में कोई स्नान भी नहीं करता। अभी भी झील के बीच में धान के कुछ पौधे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे पार्वती सरोवर में। यहाँ से ऊपर की ओर हम बढ़े पार्वती सरोवर की ओर। जोलिंगकोंग में एक बड़ी झील भी है, पार्वती सरोवर। इसका पानी शांत और नीला है। सुबह की रोशनी में जब आदि कैलाश का प्रतिबिंब इस झील में पड़ता है तो लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। पार्वती सरोवर और वो मंदिर। यहीं पर शिव मंदिर है और एक बड़े नंदी भी विराजमान हैं, जहां यात्री पूजा अर्चना करते हैं, घंटियां बजाते हैं और उस परम शक्ति के सामने नतमस्तक होते हैं। हम भाग्यशाली थे क्योंकि शाम हो गई थी तो पंडित जी मंदिर के कपाट बंद करने वाले थे, तो हमें देखकर उन्होंने हमें दर्शन के लिए आवाज़ लगा ली। पंडित जी और जो संरक्षक हैं वो कुटी गांव के ही थे। इस जगह की ऊर्जा शब्दों में नहीं समाती। जो यहाँ पहुँचता है वो बदल कर ही लौटता है। आदि कैलाश से लौटते हुए मन में एक अजीब खालीपन था। वह खालीपन नहीं जो दुख देता है, बल्कि वह जो मन को हल्का कर देता है, जैसे भीतर का सारा बोझ वहीं छोड़ आए हों। अभी हम थके हुए शरीर पर आनंद से भरे हुए हृदय के साथ नाबी गांव में रात का विश्राम करते हैं और फिर आपको ले चलेंगे आगे ओम पर्वत के दर्शन के लिए। तब तक आप भी विश्राम करिए। मिलते हैं अगली कड़ी में। हर हर महादेव।